के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुझे लगता है कि भारत इकलौता ऐसा जनतांत्रिक देश है, ऐसी डेमोक्रेसी है जहां के नेता आतंकवादियों का समर्थन करने, उनके समर्थन में खड़े होने, उनके मानवाधिकार की बात करने, उनके हक की बात करने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और भारत शायद सबसे ज़्यादा है। हम लंबे समय से, दशकों से इस आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। इसके बावजूद देश में आतंकवाद के नाम पर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। आप देखेंगे जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है, पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई न कोई उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर किसने किया? दिल्ली पुलिस ने। केंद्र में सरकार किसकी? कांग्रेस की। राज्य में सरकार किसकी? कांग्रेस की। इसके बावजूद कांग्रेस से ही लोग ये कह रहे हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए। वो इंस्पेक्टर शर्मा की मौत पर किसी की आंख में आंसू नहीं आए। जिसने देश की रक्षा में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में अपना बलिदान दे दिया, जान दे दी, उनके लिए कोई नहीं रोया। लेकिन उन आतंकवादियों के लिए रोने वाले बहुत मिल गए। दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, ऐसे तमाम नेता जो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे। बीजेपी की सरकार होती सवाल उठाते, ये भी कहा जाता कि ये राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हैं, राजनीतिक मकसद से कर रहे हैं। लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ मुझे ये माइंडसेट समझ में नहीं आता कि क्यों। और मैं पहले कई बार एक बात कह चुका हूँ, एक ही कारण मुझे समझ में आता है कि इन लोगों को लगता है कि आतंकवादियों का समर्थन, और ज़्यादातर आतंकवादी या लगभग सभी आतंकवादी वो एक ही धर्म के होते हैं, मुसलमान। उनके बारे में कुछ भी बोलना, उनके बारे में कुछ भी कहने से उनको लगता है कि अगर आतंकवादी भी है, अपराधी भी है, आरोप साबित हो चुका है, अदालत से सज़ा मिल चुकी है, तब भी समर्थन करने से हमको मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, हमको मुसलमानों का रहनुमा मान लिया जाएगा। इसी में पूरी राजनीति ख़त्म हो गई दिग्विजय सिंह की। इसी में पूरी राजनीति ख़त्म हो गई सलमान खुर्शीद की। उनकी पत्नी अभी फिर चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश विधानसभा का। 2 या 2,500 वोट मिले कुल। जो केंद्रीय मंत्री रहा हो लंबे समय तक, जो पारिवारिक विरासत, परिवारवाद का इतना बड़ा डंका पीटता हो, उनकी पत्नी पता नहीं कितनी बार लड़ी है, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, मुझे नहीं मालूम, और उनको 2-2,500 वोट मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए ज़मीन पर इन लोगों की क्या वक़्त है, जनता की नज़र में इनकी क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। आज की बात जो मैं कह रहा हूँ, वो जो अहमद मुर्तज़ा अब्बासी पकड़ा गया है, गोरखनाथ मंदिर में हथियार लेकर घुसा, वहाँ पीएसी के जवानों पर हमला कर दिया, उसको काबू कर लिया गया, पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया है, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उसको कहा गया, उसके पिता ने कहा कि उसका इलाज चल रहा है। और उसका इलाज किस लिए चल रहा है? कहा गया कि वो गे है, समलैंगिक है, इसलिए उसके माता पिता उसका इलाज करा रहे थे। तो कहा गया कि वो मेंटली अनस्टेबल है, IITian है। ये कोई नहीं, ये जितने सेकुलर ब्रिगेड के लोग हैं, लिबरल और सेकुलर हैं, उनमें से किसी ने उसको आतंकवादी, अपराधी, अभियुक्त या आतंकवाद का समर्थक या आतंकवादियों के प्रभाव में होने वाला, ये कुछ नहीं कहा। कोई उसको IITian बता रहा है, कोई उसको मेंटली अनस्टेबल बता रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं। और जो उसके बारे में निकल कर आ रहा है, वो पता ये चल रहा है कि वो IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की है, और उसके वहीं से जब पढ़ाई करता था तब भी उसके साथी, जब कोई बड़ा आतंकवादी मारा जाता था देश में, दुनिया में कहीं भी, उसके साथी खुश होते थे तो उन पर नाराज़ होता था, उनको धमकी देता था। तब से वो जाकिर नाइक का फॉलोअर है, उनके वीडियो सुनता है। इस तरह के वीडियो सुनकर उसने आतंकवाद का रास्ता पकड़ा। यहाँ गोरखनाथ मंदिर पहुँचने से पहले उसने नेपाल में कुछ अकाउंट्स में लगभग 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। तो उसको जो सैलरी मिलती थी, जो कमाई होती थी, वो इसी काम में लगाता था।
ये शंका जाहिर की जा रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं कि इसका संबंध आईएसआई से हो सकता है। और ये घटना हुई है 3 अप्रैल को, और इस घटना से पहले 31 मार्च को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूपी पुलिस को 16 संदिग्ध आतंकवादियों की एक लिस्ट भेजी थी, जिसमें इस मुर्तज़ा का भी नाम है। इसके बावजूद ये बातें कही जा रही हैं। कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। जब मुख्यमंत्री बने तो पहला काम जो है, उनकी प्राथमिकता में जो था, वो जितने आतंक की गतिविधियों में, बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसे मामलों में जेल में थे, उनका मुकदमा वापस लेने का। वो तो भला हो हाई कोर्ट का, जिसने ये होने नहीं दिया। और उन सब को सज़ा हुई अदालत से। उनके अपराध, उन पर जो आरोप लगे थे, वो साबित हुए, वो आतंकवादी साबित हुए। अलग अलग कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट में वो शामिल थे। इसके बावजूद आज तक अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी के, जो पार्टी क्या कहें, परिवार कहना चाहिए, परिवार के किसी व्यक्ति ने, चाहे उनके पिता हों, चाहे उनके चाचा हों या कोई और हो, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने जो उस समय किया था वो गलत किया था, हमारी जानकारी गलत थी, हमारी सोच गलत थी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। इसके बावजूद कोई अफसोस जाहिर नहीं किया कि हमने गलत किया। और अगर गलती से इस बार फिर बने होते तो ये जो मुर्तज़ा है, ये जेल में नहीं होता, पुलिस रिमांड में नहीं होता, इसको रिहा कर दिया गया होता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। तो उनका मतलब है कि अगर कोई मार दिया गया होता, वो अगर बम लेके घुसा होता, वहाँ बम विस्फोट कर दिया होता, तब गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब ये किस तरह की मानसिकता है। लेकिन अब पुलिस ने बम्बई में उसका घर सील कर दिया है, एटीएस की जांच चल रही है। उसके अलावा भी ये शख्स जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर था, इसकी गतिविधियों पर नज़र थी। इसके बारे में और जांच की जा रही है कि इसका किससे रिश्ता है। तो मेरा सवाल आज इस मुर्तज़ा के मामले के बहाने ये है कि भारत में जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्या ऐसा समय नहीं आ गया है, जिस तरह से आतंकवाद को झेला है इस देश में, उसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह का अभियान चला है पिछले 8 साल में, ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये एक सवाल है। कब तक, क्यों ऐसा होता है कि कोई आतंकवादी मारा जाए, कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, किसी आतंकवादी को अदालत से सज़ा मिले, सर्वोच्च अदालत से सज़ा मिले, फिर भी उसके पैरोकार खड़े हो जाते हैं। उनको समाज का कोई डर नहीं, उनको देश का कोई डर नहीं, उनको कोई डर नहीं है कि उनके बारे में लोगों के मन में क्या छवि बनेगी, उनके बारे में क्या राय बनेगी। उस आतंकवादी के समर्थन में खड़े होते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादियों में ओसामा बिन लादेन जो है, वो दिग्विजय सिंह को ओसामा जी नज़र आते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार बन गई है, उनको खालिस्तानी आतंकवादियों के विरोध में एक वाक्य बोलने में भी समस्या होती है, चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी ज़बान रुक जाती है। और आप जिसको चाहिए उसको गाली दिलवा लीजिए, उनसे, प्रधानमंत्री को, अदालत को, किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को, किसी के बारे में भी बुलवा लीजिए, लेकिन खालिस्तानियों के बारे में कुछ नहीं बुलवा सकते। तो ये जो बिरादरी है, जो आतंकवादियों के दुख से दुखी होती है और उनके खिलाफ होने वाली किसी कार्रवाई को वो मानती है कि ये अत्याचार हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ऐसा मानते हैं। ये एक विचारधारा जो है 2 समुदायों में वैमनस्य पैदा करने के लिए, घृणा पैदा करने के लिए कर रही है। अब आप याद कीजिए, 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका के किसी कांग्रेसमैन, सेनेटर, किसी नेता का कोई बयान आतंकवादियों के समर्थन में आया हो। और दुनिया भर में आप जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, सब जगह घूम लीजिए, सब जगह के बारे में पता कर लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा जो आतंकवादियों का समर्थन करता हुआ मिले।
इन हमारे देश में ये जो नेता हैं, इनको मानवाधिकार की याद सिर्फ उस समय आती है जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है या मारा जाता है। इनकी नज़र में आम आदमी का कोई मानवाधिकार नहीं है। मानवाधिकार का हक केवल आतंकवादियों और अपराधियों को है, अगर वो मुसलमान हैं। अगर कोई हिंदू मारा जाता है तो उसका कोई मानवाधिकार नहीं। तो ये जो फ़र्क है धर्म के आधार पर, ये दोनों समुदायों के बीच में खाई को बढ़ाने का काम करता है, न कि पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई। एक परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, सेना का एक अधिकारी एक पत्थरबाज को जीप से बांधकर निकल जाता है भीड़ में से, अपनी जान, अपने साथियों की जान बचाने के लिए। उस पर इतना हंगामा होता है। उस पत्थरबाज को न उसने एक झापड़ मारा, न उसके साथ कोई बदतमीज़ी की, न कोई और दुर्व्यवहार किया। सिर्फ इतना किया कि उसको बोनट पर बिठाकर, और अगर ऐसा नहीं करता तो वहाँ जितने सेना के लोग थे उसके साथ सब मारे जाते। लेकिन हमारे देश के सेकुलर ब्रिगेड की सहानुभूति उस पत्थरबाज के साथ, उस आतंकवादियों के समर्थक के साथ थी, सेना के अधिकारी के साथ नहीं, सेना के जवानों के साथ नहीं। इनकी ज़बान से एक शब्द नहीं निकलता है जब सेना का जवान सारे हथियारों से लैस चल रहा है पैदल, और ये पत्थरबाज पत्थर मार रहे हैं, आकर जो है घुसा मार कर जा रहे हैं, और वो कुछ नहीं बोल रहा है। सेल्फ डिफेंस में उसी समय गोली चला सकता था, नहीं चलाई उसने। लेकिन इसके लिए प्रशंसा नहीं मिली है। इसके लिए उन्हीं की आलोचना होती है, उन पत्थरबाजों का समर्थन किया जाता है। तो इस देश में अब, लेकिन एक दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये अहमद मुर्तज़ा अब्बासी, ये नाम बड़े ध्यान से सुनिए। इसके अगर आईएसआई से संबंध हैं, इसके अगर, क्योंकि ये सीरिया में भी कुछ लोगों के संपर्क में था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के जगत से इसका संबंध है, तो ये और ख़तरनाक संकेत है, क्योंकि ये शिया है। आतंकवाद में शिया समुदाय की ये एंट्री का संकेत है, जो और ज़्यादा खतरनाक। अभी तक जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, मारे गए हैं या बचे हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, उनमें से लगभग सभी जो है सुन्नी समुदाय के हैं या गैर शिया समुदाय के कहिए हैं। ये शिया समुदाय से कम मेरी जानकारी में, हो सकता है कि आपको जानकारी हो तो मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिएगा, मेरी जानकारी के हिसाब से शिया समुदाय का पहला मामला है, पहला आतंकवादी या आतंकवाद का आरोपी कहिए वो है। क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने जो जांच की है वहाँ पर गोरखपुर में, उन्होंने कहा वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको कोई समस्या नहीं है, सवालों के जवाब देने में, कोहेरेंट ढंग से बात करने में उसको किसी तरह की समस्या नहीं है। तो इसलिए ये उसके बचाव के लिए ये जो है मुद्दा उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव को अभी तक समझ में नहीं आया कि आतंकवाद का समर्थन करने की उन्होंने क्या कीमत चुकाई, अपराध का समर्थन करने की उन्होंने क्या कीमत चुकाई है, माफिया का और अपराधियों का, गुंडों का समर्थन करने की उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। और यही रवैया रहा तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद कह रहा हूँ, अपने राजनीतिक आकलन के आधार पर कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव कभी सत्ता में लौट नहीं सकते अगर उन्होंने अपने में बदलाव, और बहुत बड़ा बदलाव न किया तो। ये उनकी सोच, ये उनकी प्रवृत्ति अब उनको सत्ता में वापस नहीं ला सकती। तो इसलिए आतंकवादियों के इन रहनुमाओं से देश को बचाने की ज़रूरत है। ये हमारे सुरक्षा बलों को, पुलिस को, इंटेलिजेंस को, उन सबको हतोत्साहित करते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता, सुरक्षा बलों को, इंटेलिजेंस के लोगों को, पुलिस को, कि आखिर आतंकवादी को पकड़कर, गुंडे को, माफिया को पकड़कर उन्होंने क्या अपराध कर दिया, क्या गलती कर दी है। जिस तरह का इनका रवैया है, जिस तरह से आप देखिए जो समझौता एक्सप्रेस कांड था, उसमें जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगाया गया, और ऐसे ऐसे किस्से तो मतलब कम से कम 50, 60, 100 उससे ज़्यादा होंगे, सैकड़ों की संख्या में होंगे, जहां आतंकवादियों के बचाव में नेता और सत्तारूढ़ दल के लोग आए। 2008 से पहले जो सत्ता में थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ
सरकार कोई कानून बनाए या ना बनाए, बनाने की ज़रूरत समझे या ना समझे, अदालत इसमें हस्तक्षेप करे या ना करे, समाज के तौर पर हमको आपको सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। जो लोग उनका समर्थन करते हैं उनसे मेरी ये अपील है कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों का समर्थन आपको क्यों करना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ आपको क्यों देना चाहिए जो आपके बच्चों का, आपके परिवार का भविष्य, उनका जीवन खतरे में डाल रहे हैं। आतंकवाद को समर्थन करना मेरी नज़र में इससे बड़ा पाप इस समय दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आतंकवाद से बड़ा खतरा इस समय दुनिया में कोई नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब